वेलकम टू आवर चैनल घर से गुरुकुल। घर से गुरुकुल में हमारा आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति, जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। तो इस आंदोलन की शुरुआत हुई 10 मई 1857 को मेरठ के गैरिसन ग्राउंड की 34वीं बटालियन से। इस रिवॉल्ट के बाद भारत पूरे तरीके से सीधे अंग्रेजी सरकार के हाथों में आ गया। तो चलिए समझते हैं ये सब कब और कैसे हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 31 दिसंबर 1600 को। इस समय भारत का शासन जहांगीर के हाथों में था। इसी समय कैप्टन विलियम हॉकिंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बनकर 24 अगस्त 1608 को सूरत आए। कंपनी का भारत आने का मकसद यहाँ के मसालों का कारोबार करना था, क्योंकि इंडिया मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था और आज भी है। मसालों के अलावा कंपनी नील, कॉटन, चाय, सिल्क और अफीम का भी काम किया करती थी। इंडिया में कंपनी की फर्स्ट फैक्ट्री 1611 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम पोर्ट पर बनी। हालांकि कंपनी ने काम तो शुरू कर दिया था, लेकिन उसने अपने पैर जमाने शुरू किए 1757 के बैटल ऑफ प्लासी के बाद से, और उनकी इस जीत पर मोहर लगाई 1764 के बक्सर के युद्ध ने। इस जीत के बाद कंपनी को रियासतों से टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया, जिसे उस समय दीवानी कहा जाता था। इन रियासतों में शामिल थे आज के वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार। इसके बाद एंग्लो मैसूर युद्ध और एंग्लो मराठा युद्ध से कंपनी का प्रभुत्व देश के दूसरे भागों पर भी हो गया, और 19वीं शताब्दी शुरू होते होते कंपनी की एक्सपेंशन पॉलिसी और भी तेज हो गई, और 1850 आते आते कंपनी प्रैक्टिकली पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में ले चुकी थी। अब जानते हैं इस क्रांति के लिए उत्तरदायी कारणों के बारे में। तो पहला कारण था जातिवाद। कंपनी के शासन में सेनाएं 3 प्रेसिडेंशियल आर्मीज में बटी हुई थी। ये थे बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। बंगाल आर्मी में अवध और बिहार से आए हुए ऊंची जाति के राजपूत और भूमिहरों को ही नौकरी दी जाती थी। वहीं दूसरी तरफ मद्रास आर्मी और बॉम्बे की आर्मी में जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। हर जाति के लोगों के लिए दरवाजे खुले हुए थे। बंगाल आर्मी में इस उच्च जाति व्यवस्था के कारण भी सिपाहियों में असंतोष की भावना थी, जिसके कारण कुछ शुरुआती छोटी क्रांतियों के बाद वो इस बड़ी क्रांति में तब्दील हो गई। दूसरा कारण था देश में क्रिश्चियन मिशनरीज की बढ़ती संख्या। 1857 आते आते देश में क्रिश्चियन मिशनरीज की संख्या बढ़ने लगी। इससे ज्यादातर भारतीय सिपाहियों को ये लगने लगा कि कंपनी जानबूझकर भारतीयों का धर्म परिवर्तन करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत बुला रही है। इस कारण से भी कंपनी के खिलाफ लोगों में विद्रोह की भावना पनपने लगी। तीसरा कारण था सती प्रथा पर 1829 में लगाई गई रोक। चौथा कारण था विडो रीमैरिज एक्ट यानी विधवा पुनर्विवाह कानून 1856। पांचवा कारण था बायस्ड जॉब स्ट्रक्चर। सेना में भर्ती और पदोन्नति के मामलों में
भारतीयों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों को तरजीह दी जाने लगी थी। इस कारण से भारतीय सैनिक कई सालों की सेवा के बाद भी सेना में उच्च पद हासिल नहीं कर पाते थे। सेना की इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण भारतीय सैनिकों में असंतोष की भावना पनपने लगी थी। छठा कारण था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। इस एक्ट ने कंपनी को यह हक दे दिया था कि वो किसी भी रेजिमेंट के किसी भी सिपाही को कंपनी की सेवा के लिए समुद्र पार भेज सकते थे, जबकि उच्च जाति के सिपाही ये मानते थे कि ऐसा करने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस कारण से बंगाल रेजिमेंट के सिपाही विद्रोह करने के लिए नौकरी छोड़कर वापस अवध और बिहार लौटने लगे। और सातवां और आखिरी कारण था एनफील्ड राइफल। तो रिवॉल्ट शुरू करने के लिए इसने ताबूत में आखिरी कील का काम किया था। ये राइफल मिनी बॉल्स फायर करती थी जिनमें पेपर कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल होता था। इन नई कार्ट्रिजेस को हाथों से खोलना आसान नहीं था, बल्कि इन्हें लोड करने से पहले इन्हें दांतों से काटकर खोला जाता था, कुछ इस तरह से। अब ऐसी अफवाह थी कि कार्ट्रिजेस की ग्रीस में गाय और सुअर के मीट की चर्बी मिली हुई थी, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोगों को स्वीकार नहीं था। नई कार्ट्रिजेस को लेकर सिपाहियों की इस राय के बारे में कंपनी को पता चला दमदम के एक सिपाही और एक मजदूर के बीच हुई बातचीत के उजागर होने से, जिसमें मजदूर को ऊंची जाति के सिपाही को ये कहते सुना गया कि चर्बी वाली कारतूस के इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो चुका है। हालांकि उस समय तक इन कारतूसों का इस्तेमाल केवल मेरठ बैरक के सिपाहियों द्वारा ही किया गया था, लेकिन जल्दी ही ये अफवाह भी फैलने लगी कि कंपनी जानबूझकर अलग अलग तरीके अपनाकर हिंदुस्तानियों का धर्म नष्ट भ्रष्ट करना चाहती है। अब बात करते हैं इस आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों की। तो इस आंदोलन में मुख्यतः 3 वर्ग के लोगों ने भाग लिया। पहले थे छोटे राजा और सामंत, दूसरे थे तालुकदार वर्ग और तीसरे थे छोटे किसान और मजदूर। तो पहला वर्ग जो था छोटे राजा और सामंतों का, ये वो छोटे राजा और सामंत थे जिनसे उनकी रियासतें छीन ली गई थी क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी और उनके गोद लिए हुए बच्चों को उनका उत्तराधिकारी मानने से अंग्रेजी सरकार ने इनकार कर दिया था, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ। दूसरा था वो तालुकदार वर्ग। ये वो समूह था जिनकी जमीनें अवध विलय के समय छोटे किसानों और मजदूरों को दे दी गई थी। हालांकि इन्होंने कोई खासा विद्रोह अंग्रेजी सरकार का नहीं किया था, क्योंकि क्रांति के समय उन्होंने अपनी खोई हुई जमीनें वापस अपने कब्जे में कर ली थी, जबकि छोटे किसान और मजदूर जिन्हें इनकी जमीनें दी गई थीं, वो क्रांति में अंग्रेजों के विरोध में खड़े हुए थे। और ये ही तीसरा समूह था छोटे किसान और मजदूरों का, जिन्होंने बढ़ चढ़कर क्रांति में हिस्सा लिया। अब बात करते हैं कि इस क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। तो क्रांति की शुरुआत हुई 29 मार्च 1857 को मेरठ के बैरकपुर के परेड ग्राउंड में 34वीं बटालियन में हुई एक घटना से, जिसमें मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने हाल की हुई घटनाओं और उन पर कंपनी की कार्यवाही से नाराज होकर उसके खिलाफ आंदोलन करने का निश्चय किया। अलग अलग मौकों पर मंगल पांडे ने सार्जेंट मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट हेनरी बॉग पर हमला कर दिया। कुछ दिनों के बाद जनरल जॉन हर्सी, जो कि मामले की तहकीकात करने परेड ग्राउंड आए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि मंगल पांडे धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं
इस मामले में मंगल पांडे की गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया जमादार ईश्वरी प्रसाद को, लेकिन ईश्वरी प्रसाद ने उन्हें गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। यही नहीं, परेड ग्राउंड में मौजूद सभी सिपाहियों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने और कंपनी का साथ देने से इनकार कर दिया। केवल एक सिपाही था, शेख पलटू, जो मंगल पांडे के खिलाफ खड़ा हुआ। मंगल पांडे, जिन्हें ये लगने लगा कि वो अपने साथियों को इस आंदोलन के लिए उत्साहित नहीं कर पाए, उन्होंने अपनी ही बंदूक से अपनी जान लेनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए और 6 अप्रैल को उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 2 दिन के बाद ही यानी 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। ईश्वरी प्रसाद, उनको भी फांसी की सजा दी गई और 21 अप्रैल को उन्हें भी सूली पर लटका दिया गया। शेख पलटू, जिसने मंगल पांडे का विरोध किया था, उसे प्रमोट करके हवलदार बना दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी हत्या कर दी गई। दूसरी रेजिमेंट में तैनात सिपाहियों को अब लगने लगा कि मंगल पांडे और ईश्वरी प्रसाद को दी गई सजा बहुत ही ज्यादा कष्टकारी थी, वो इसके हकदार नहीं थे। इसलिए सिपाही कंपनी से बदला लेने के लिए अपनी अपनी रेजिमेंट छोड़कर अवध लौटने लगे। एक और महत्वपूर्ण घटना थी बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित करना। कंपनी के खिलाफ इस लड़ाई में जरूरत थी कि सारा हिंदुस्तान एक नाम के नीचे एकजुट होकर अंग्रेजों से ये लड़ाई लड़े। इसलिए आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर को सुल्तान घोषित किया गया ताकि संपूर्ण देश में एकजुटता लाई जा सके। माना जाता है कि बहादुर शाह जफर खुद भी इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनके दरबारियों और पूरे देश की मांग के आगे उन्हें झुकना पड़ा। इस कदम से जहां देश के कई कोनों में आंदोलन को बल मिला, वहीं पंजाब में कई समूह आंदोलन से इसी वजह से पीछे हटने लगे, क्योंकि मुगलों के शासन को खत्म करने के लिए वो सदियों से लड़ते और कुर्बानी देते आए थे। इस आंदोलन में बहुत से बड़े नाम शामिल थे, जिन्होंने अपने अपने प्रांत या रियासतों का प्रतिनिधित्व किया। वहीं बहुत से नए चेहरे भी उभरे। इस आंदोलन में शामिल कुछ प्रमुख नाम थे कुंवर सिंह, जिन्होंने बिहार से कंपनी के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने झांसी में आंदोलन की कमान संभाली, तात्या टोपे ग्वालियर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, खान बहादुर खान बरेली से, मौलाना लियाकत अली इलाहाबाद और बनारस से, कानपुर से नाना साहेब और दिल्ली से खुद बहादुर शाह जफर। अब जानते हैं इस विद्रोह की विफलता के क्या कारण थे। पहला कारण था कि आंदोलन 10 मई 1857 को शुरू हुआ, लेकिन क्योंकि इस आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों के पास संचार के पर्याप्त साधन नहीं थे, इसलिए ये पूरे देश में एक साथ शुरू ही नहीं हो पाया। इसके अलावा आंदोलनकारियों के पास पर्याप्त मात्रा में लड़ने के लिए कोई हथियार भी नहीं थे, जिस वजह से कंपनी को इस आंदोलन को दबाने में खास कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरा कारण था कि ये आंदोलन व्यापक रूप से पूरे देश में हुआ ही नहीं था। देश के अनेक भाग जैसे दक्षिण भारत, राजपूताना, मैसूर, हैदराबाद, त्रावणकोर जैसी रियासतें आंदोलन से दूरी ही बनाए रहीं। तीसरा कारण था कुलीन और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त उच्च और मध्यम वर्ग ने भी आंदोलन से पूरी तरह दूरी बनाए रखी थी। चौथा कारण था कि इतने बड़े देश में होने वाले इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हिंदुस्तान के शासक, जो कि अब काफी उम्र दराज हो चुके थे,
वो इस आंदोलन को वैसा नेतृत्व नहीं दे पाए जिसकी की ज़रूरत थी, और ये आंदोलन 1 नवंबर 1858 को कंपनी के द्वारा पूरी तरह दबा दिया गया। अब जानते हैं कि इस आंदोलन के, इस क्रांति के परिणाम क्या हुए। तो इस विद्रोह के अंत होते ही यूं तो भारत में कंपनी का शासन खत्म हो गया था, लेकिन अब अंग्रेजी सरकार ने भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया। यानी इस विद्रोह के अंत होते ही भारत में क्वीन विक्टोरिया का शासन शुरू हो गया। और भी कई बातें सामने आई। गवर्नर जनरल के पद की जगह वायसराय के पद ने ले ली, जो कि भारत में क्राउन के सीधे रिप्रेजेंटेटिव हुए। ब्रिटिश सरकार की तरफ से अब कहा गया कि भारतीय लोगों के धर्म, उनकी जाति और उनकी परंपराओं का पूरा सम्मान किया जाएगा। भारत का क्राउन के सामने रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बहुत से इंस्टीट्यूशंस भी स्थापित किए गए। इसके अलावा वो रियासतें जिनके अपने वंशज नहीं थे, उन्हें अपनी दत्तक संतानों को सौंपने की छूट भी दे दी गई। इस सब के अलावा और भी कई नियम कानून बने, कुछ माने गए, कुछ नहीं। अपना मतलब साधते हुए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर अंग्रेजी सरकार इसके बाद सदियों तक शासन करती रही। लेकिन ये इसी आंदोलन का परिणाम था कि भारतीयों में अब राष्ट्रवाद की भावना आ चुकी थी, जो बढ़ते बढ़ते उस सीमा पर आ पहुंची जब अंग्रेजी शासन को, जो कि भारत में गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका था, भारत हमेशा के लिए छोड़कर वापस जाना पड़ा। तो घर से गुरुकुल में आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।